समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 2 आप लोगों ने इतना ज़्यादा लाइक किया कि मैं रोक नहीं पाया यार अपने आप को यूनिट 3 बनाने के लिए, और वीडियो जल्दी आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार देना और वीडियो और जल्दी आएगी फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है लॉ एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो लॉ होता क्या है? लॉ को अगर हिंदी में बोलें तो कानून कहते हैं, और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये आप जानते ही हो। फिल्मों का डायलॉग है वैसे, तो असल में क्या है आप जानते ही हो। तो डेराइव फ्रॉम लैग, ये लैग एक वर्ड है जिससे इसको निकाला गया है। तो लैग का मतलब होता है स्पेसिफिक, लॉ का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू। ठीक है, लॉ ये बताता है कि आप क्या कर सकते हो, कानूनी तौर क्या है। जैसे अगर मान लो कोई आपको 2 थप्पड़ मार देता है या कोई आपकी चीज़ को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक, सपोज करते हैं आपने कुछ खरीदा और किसी ने उसको ख़राब कर दिया। अब आप चाहो तो उसको वहीं पे 2-3 थप्पड़ मार सकते हो, उसे गोली मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। गोली तो ज़्यादा हो गया है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट कानूनी तौर पे आप उसकी शिकायत करो एक पुलिस स्टेशन में या एफआईआर फाइल करो। ठीक है, तो कानूनी तौर पे ये चीज़ है व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू, क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होता है एक लॉ का? टू डिलीवर जस्टिस, न्याय देने के लिए। टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी सब में बराबर समानता का भाव लाने के लिए। टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, मतलब इम्पार्शियलिटी मतलब किसी में भेदभाव ना रहे। ओके, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून को बनाए रखना एक हिसाब से, इसलिए भी लॉ की ज़रूरत है। लॉ को बनाए रखने के लिए लॉ की ज़रूरत है। ओके, टू मेंटेन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल भी मेंटेन करने के लिए लॉ की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है? तो आपको बता दें कि भारत में 3 टाइप की कोर्ट्स होती हैं। 3, सबसे पहली और सबसे बड़ी, यू कैन से कि सबसे ज़्यादा अहमियत जिसे मिलती है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है आपकी हाई कोर्ट, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, ये 3 कोर्ट्स हैं जिनका ऑर्डर भी है, पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपकी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुनी गई, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट वालों ने भी आपको ठुकरा दिया तो आप वहाँ पछताइए नहीं, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास। उसका फैसला अगर आपके पक्ष में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ओके, चलिए अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग इन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, कोई काम नहीं हुआ। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट वालों ने ठुकरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट वालों के पास गए, उन्होंने कहा आपको अपना लिया, तो भैया हाई कोर्ट को अपनाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका डिसीजन वो हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आर बाइंडिंग इन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में रहेगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में भी माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी फैसला सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, मतलब समझ रहे हो ना ये कि जो यहाँ सफलता नहीं मिली वो यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, अब चलिए आपको 2 स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हार्ड हो सकता है आपके लिए, बट कोई बात नहीं। असल में देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मतलब सबसे टॉप पे रहेगा हमेशा। फिर हाई कोर्ट, फिर सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, फिर ये एंड ये। अब देखो इसको समझने के लिए एक तरीका, मगर हाँ ये है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, कि मान लेते हैं कि आप ये आप ये ए हो आप, ठीक है, ये बी आपका क्रिमिनल है, या सी रख लेते हैं, बट ठीक है बी आपका क्रिमिनल है। इस बी ने आपकी पर्स, ठीक है, चोरी कर ली। अब जब पर्स चोरी कर ली तो आप क्या है,
ए गया कहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास। वहाँ पर उसने कहा कि भैया बी ने हमारी पर्स चोरी कर ली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा यार तुम पर्स चोरी का केस मेरे पास लेके आए हो, चले जाओ यहाँ से। अब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो आपने कहा नहीं, पर्स चोरी हुई है, कुछ करना है। आप गए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। उसने कहा यार तुम पर्स का मामला लेके आए हो, मतलब शर्म वरम है कुछ? तो आप फिर वहाँ से चले गए। फिर आप गए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, पहले जुडिशियल फिर स्पेशल फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए। उसने कहा यार ये छोटा मोटा मामला हमसे नहीं होगा, मतलब हम ये सब नहीं देख सकते, मेरे पास और भी काम है। अब आपको उसने आपको भगा दिया वहाँ से भी। आप फिर कहाँ जाते हो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन का मतलब उपनगरीय या महानगरीय, ठीक है, महानगरीय, जो कि थोड़ा एक महानगर का कह सकते हो, वहाँ का मजिस्ट्रेट है, एक सिटी का। तो उसके पास जाते हो। उसने कहा यार कोई और किसी और को देखो यार, हम बहुत बिजी हैं। तो आप धैर्य बढ़िया इंजीनियर आदमी, आप और ऊपर चले गए किसी और का, उसने उसका मतलब था नीचे देखो, आप ऊपर चले गए। आप गए असिस्टेंट सेशन जज के पास, ठीक है। तो उससे बोले कि भैया बी ने हमारी पर्स चोरी की है, हमें न्याय चाहिए। तो असिस्टेंट सेशन जज ने कहा अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारी पर्स ही तो चोरी किया है, कौन सा तुम्हारे पैसे चोरी किया है, वहां से तुमको भगा दिया। अब वहां से आने के बाद तुम गुस्सा आ गए और कहे नहीं अब तो नहीं। तुम गए सेशन जज के पास, किसके पास, सेशन जज के पास। और जहाँ पे एडिशनल सेशन जज थे, मतलब एक देखा जाए तो कोर्ट में 4-5 सेशन जज बैठे हुए थे, उनके साथ एक मतलब 2-3-4 और रख लो एडिशनल सेशन जज बैठे हुए थे, उसमें ना ये भी बैठा हुआ था। तुम जैसे गए, उसने दूर से देखा अरे ये तो वही पर्स वाला है, हमें लग रहा है। तो तुम गए, बोले ये तो यहाँ भी चला है यार, पता नहीं कितना जिद्दी बंदा है ये कोई इंजीनियर है क्या। तो वहां पे जाने के बाद जब आपने अपनी बात बताई तो हाँ उन लोग को लगा कि हाँ मुद्दे में दम है, मगर ये हमसे नहीं होगा, है ना। उनको लगा कि ये हमसे नहीं होगा और उन्होंने हाई कोर्ट में भेज दिया। उन्होंने क्या कहते हैं ना, जैसे आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो क्या कहती है, सर मैं आपकी कॉल अपने हायर अथॉरिटी को मतलब ट्रांसफ़र कर दूं, तो आप कहते हो जी बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पे वही हो रहा है कि इन्होंने कहा कि हाँ केस में दम है, बात में दम है, मगर ये हमारे लेवल का नहीं लगता, और उसको हाई कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया। हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि ये जो बी है ये गिल्टी नहीं फाउंड है, मतलब कि इसने पर्स नहीं चोरी की है। अब आपको बुरा लगा क्योंकि आपकी पर्स चोरी हुई और उसमें 150 रुपये थे, पूरे 150। तो आपने कहा कि कुछ भी हो न्याय चाहिए, और आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, इस बी ने ए की पर्स चुराई है जिसमें 150 रुपये थे, और बी को 2 साल के लिए जेल की सजा होती है, और साथ ही साथ उसके गले में जो चैन है वो भी ले ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कहीं पे देखा जाए तो ये केस हल होता है ना। तो ये अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सारे कोर्ट में लागू होगा, पहली चीज़। उसके बाद इन सबको याद कर लेना, ठीक है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसीलिए मैंने चोर को रखा है, ठीक है। आप चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे क्रिमिनल जस्टिस ने, 1 मिनट और 2-3 चीज़ें बता दूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपका नेशनल लेवल पे आ सकता है, जैसे कि कोई क्रिमिनल बाहर का टेररिस्ट कह सकते हो, तो वो भी इसमें आ सकता है। और छोटे मोटे से क्राइम हो गया, पर्स चोरी, चेन स्नैचिंग, है ना, किलिंग, मर्डरिंग, ये सब आपका इसमें आ सकता है। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट पे इसमें चलते हैं। किसमें, कौन सा, सिविल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, आपका सिविल जुडिशियल सिस्टम। इसको समझने के लिए मैं आपको ही लेता हूँ, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी फैमिली में आप हो, ठीक है। आपके 2 भाई हैं, मतलब आपके 2 भाई हैं और एक बहन है, एक दोस्त है आपका, और मम्मी जी हैं आपकी, पापा जी हैं आपके, दादाजी हैं आपके, और दादी जी हैं आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि, और आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो अपने दोस्त के इक्विवेलेंट। अब क्या होता है कि आपके बड़े भैया, 2 भाई में से एक जो मतलब आपसे जस्ट बड़े हैं और उनसे जो जस्ट बड़े हैं, तो जो बीच वाले भैया हैं उन्होंने आपको एक थप्पड़ मार दिया। आप रोने लगे, मगर बोले कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन्होंने बेवजह थप्पड़ मारा है। तो आप कहाँ गए,
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब ये कौन है? आपका दोस्त है, आपका ये दोस्त है। यहाँ गए, आपने कहा देखो छोटी मोटी स्मॉल कॉजेज मतलब छोटी मोटी बातें हम लोग अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं, है ना, कि भाई ये है वो है यार, देख लेना क्या होगा कैसे नहीं। आप गए तो उसने कहा यार देखना ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें अगर मैं दखल दूंगा तो हमारी दोस्ती पर आँच आ जाएगी। उसने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप गए मुंसिफ कोर्ट और सबॉर्डिनेट जज क्लास 3। ये कौन है? ये आपके सबसे बड़े भैया हैं, ठीक है, सबसे बड़े भैया हैं। आप उनके पास गए तो उन्होंने कहा बढ़िया किया, मारा, एक और मारना चाहिए था, तुम ऐसी हरकतें ही करते हो, उसे परेशान कर रहे होगे। तो आप सोचे यार भैया तुम्हारे एंटी चले गए, कोई बात नहीं, हम और ऊपर जाएंगे। फिर आप जाते हो किसके पास? अपनी सबसे बड़ी बहन के पास। बहन के पास जाते हो, क्या? सबॉर्डिनेट जज क्लास 2। उससे कहते हो कि दीदी दीदी भैया ने मुझे मारा। दीदी कहती हैं यार तुम शरारत कम किया करो, इतने प्यारे से दिखते हो, तुम शरारत ना करो, तुम्हें कोई नहीं पीटेगा। तो सबॉर्डिनेट जज क्लास 2 ने भी यही दिलासा देके आपको वापस भेज दिया। मगर आपको चाहिए था न्याय, है ना, जस्टिस चाहिए था। तो आप पहुंच गए मम्मी जी के पास। मम्मी मम्मी भैया हमको मारे हैं, आप देख लो, उनको समझा दो। तो मम्मी बोली बेटा देखो शरारत नहीं करते, आप इतने अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, शरारत क्यों करते हो? तो मम्मी भी आपको दिलासा देके वापस भेज दी। सबॉर्डिनेट जज क्लास 1 ने भी आपको दिलासा देके छोड़ दिया। फिर आप गए पापा के पास, क्योंकि पापा की चलती है। तो पापा की जब चलती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ गए, पापा से बताया कि पापा जी देखो ऐसा है ना कि हमको मारे हैं भैया, हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो पापा भी बोले बेटा शरारत नहीं करते। अब आपको लगा कि पापा के ऊपर कौन है? पापा के ऊपर है दादी जी। आप चले गए दादी जी के पास। दादी जी से बोले दादी जी हमको ये भैया मारे हैं, आप उनको समझा दो, उनको छुआ ना करें। तो दादी जी बोली बेटा अब हम क्या करें, हमारी बात थोड़ी ना सुनेंगे, हैं, हमारी बात तो तुम्हारे पापा नहीं सुनते, तुम्हारे भैया सुनेंगे। ऐसा कह के दादी जी बोली अच्छा तुम एक काम करो, तुम दादाजी से बताओ, तब देखना। तो आप फाइनली गए जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से बताते हो कि मतलब दादाजी को बताते हो कि हमको भैया जी मारे हैं। अब भैया जी बाहर घूमने निकले रहते हैं, जैसे वो घर आते हैं उनकी इतनी कुटाई होती है, इतनी कुटाई होती है कि आपको मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल गया। तो ये कुछ ऑर्डर है, इसको याद कर लेना, ठीक है। चाहो तो ऐसे रिलेट कर लेना, आई थिंक समझाने के लिए बेटर था। असल में ये सिविल जुडिशियल सिस्टम है, मतलब जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं, झगड़ा लड़ाई घर की, है ना, डोमेस्टिक, एक तरीके से कह सकते हो, ज़्यादा लंबे मैटर नहीं, एक कह सकते हो सोसाइटी में एक हल्का फुल्का मैटर, तो वो यहाँ पे सॉल्व होता है। अगर क्रिमिनल वाला हो गया तो ऊपर सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ये टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्राइमरी लेजिस्लेशन, कि जो हमारे पार्लियामेंट्स के एक्ट्स हैं वो क्या है? प्राइमरी जस्टिस, ठीक है, कि एक निम्न लेवल पर न्याय, मतलब पहला जो न्याय है, आर टेक्स्ट ऑफ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो ये वो लॉ होते हैं, मतलब टेक्स्ट होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किए जाते हैं। अब पार्लियामेंट है, वो क्या करती है कि एक इंसान को पावर देती है, ठीक है, थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो एक इंसान को पावर देती है कि भैया तुम एक इनैक्टमेंट करो, कि वो अपने हिसाब से मतलब लॉ बना सकता है। सिर्फ उसी को पावर है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ऐसे ही नहीं दे दी जाती पावर किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ कि वो आगे फैसला ले सकता है, मेक इनैक्टमेंट का मतलब कि आगे फैसला ले सकता है, इनैक्ट कर सकता है। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गिव्स आउटलाइन और पर्पज ऑफ द एक्ट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? जैसे एक तरीके से कह सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, पर्पज क्या है इस एक्ट का। फिर एम्पावर्स डिफरेंट पीपल बाय गिविंग देम पावर। बहुत सारी सोसाइटीज़ को दे सकते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गई, उनकी सोसाइटी को भी ये पावर मिल जाती है कि आप बताइए कि आप कैसा लॉ पास करना चाहेंगे, ठीक है। फिर इनैक्टमेंट मेड मस्ट बी मेड एज पर रीजन सेट डाउन इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो भैया ऐसा ही आपको कह सकते हो कि डिसीजन लेना है, ऐसा ही रीजन आपको देना है जैसा कि एक हिसाब से आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में गिवन है।
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जैसा मेंशन्ड है आपको वैसा ही करना है। अब 3.6 देख लेते हैं क्या है। इसको पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। हाउ इज अ लॉ इनेक्टेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक लॉ कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रोसीड होता है, कैसे लाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉ इनेक्टमेंट इन पार्लियामेंट इज एज फॉलोज। द मिनिस्ट्री ड्राफ्ट द टेक्स्ट ऑफ द proposal law which is called a bill. After calling comments from the other ministries and even from the public, the draft is revised in incorporates such inputs and is then vetted by the law ministry. It is then presented to the cabinet for approval. कैबिनेट के पास पहले सबसे पहले क्या होता है, बिल आपका बनता है, ठीक है, उसको रिवाइज किया जाता है सबके द्वारा, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद वो बिल आपका कैबिनेट के पास जाता है अप्रूव होने के लिए। आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्स द बिल इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। अगर कैबिनेट ने सहमति दे दी, अनुमति दे दी कि ले जाओ भैया इसे पार्लियामेंट में, तो आप ले जा सकते हो। इन पार्लियामेंट इट गोज थ्रू 3 रीडिंग्स इन बोथ हाउसेस। 3 रीडिंग, 3 बार पढ़ा जाएगा, किसमें, राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल मे बी अपोज्ड एंड द मैटर मे बी पुट टू वोट इन द हाउस। मतलब पहली पढ़ाई में, एक तरीके से पहली बार जब वो प्रेजेंट होगा, जब पढ़ा जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, तो अपोज किया जा सकता है, ठीक है। वो बिल आपका अपोजिशन में जा सकता है और उसको रख सकते हैं कि भैया बताओ कितने लोग पक्ष में हो, कितने लोग विपक्ष में हो, ठीक है। आफ्टर अ बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड द बिल मे बी रिफर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी फॉर एग्जामिनेशन। तो उसके बाद वो एक अच्छे खासे डिपार्टमेंट, जो जिसको मतलब कह सकते हो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, एक डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सामने उसे ले जाया जाएगा। वहाँ वो पढ़ेगा, उसे देखेगा कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है ना। द स्टैंडिंग कमेटी कंसीडर्स द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स and the specific clauses of the bill refer to it and may invite public comments on a bill. It then submits its recommendation in the form of a report to parliament. तो ये पढ़ेगी, अगर देखो ये पहले अपना निष्कर्ष निकालेगी कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, सही है। उसके साथ साथ वो क्या करेगी, पब्लिक में पोल कर देगी कि भैया आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो पब्लिक का भी राय लिया जाता है, ठीक है। इन द सेकेंड रीडिंग कंसिडरेशन the bill is scrutinized thoroughly. Each clause of the bill is discussed and may be accepted, amended or rejected. The government or any MP may introduce amendments to the bill. However, the government is not bound to accept the committee's recommendations. तो सेकेंड रीडिंग में आपके उस बिल को कंसीडर किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है 2-3 बार अच्छे से, है ना। और इस टाइम पे ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग पासिंग द हाउस वोट्स ऑन द रीड्राफ्टेड बिल। तो थर्ड रीडिंग में ये पासिंग का रहता है कि ये पास ही होगा, है ना। इफ द बिल इज पास्ड इन वन हाउस इट इज देन सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू द सेकंड एंड थर्ड रीडिंग्स। तो अगर पहले हाउस से पास हो गया तो ये दूसरे हाउस में जाएगा, जहां पे सेकंड और थर्ड रीडिंग के लिए उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और बच गए हैं। आफ्टर both houses of parliament pass a bill, it is presented to the president for assent. He or she has the right to seek information and clarification about the bill and may return it to parliament for reconsideration. अगर प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया वो बिल, तो वो फिर से पार्लियामेंट में भेज देता है। अब क्या होगा, देखो दोनों ने पढ़ लिया, दोनों ने कहा कि भैया सही है, ले चलते हैं प्रेसिडेंट महोदय के पास, और ले जाते हैं। और वहाँ पे प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आता है, क्लेरिफाई नहीं होता कि मुद्दा क्या है असल में, तो वो उसको फिर से पार्लियामेंट भेज सकता है, फिर से इसको देखो। आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया तो आपका बिल एक्ट बन जाता है और लॉ पास हो जाता है। चलिए इतना था आपका इसमें टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में। अब देख लेते हैं ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। ट्रिब्यूनल्स एंड इट्स नीड। असल में ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। क्वासी का मतलब होता है थोड़े थोड़े, मतलब पूरा नहीं, थोड़े मोड़े आपके, जो कि न्याय कर सकें। अच्छा, ये ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में ट्रिब्यूनल्स एक, अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं प्रॉपर, तो एक ऐसा प्लेस कह सकते हो, पर्सन कह सकते हो, या इंस्टीट्यूट कह सकते हो, जिसके पास अथॉरिटी होती है टू जज, टू डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्प्यूट, है ना। मतलब एक मान लो छोटा मोटा बना दिया जाएगा, जैसे आपके घर में ही अगर कई बार जब लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या होता है, मुद्दा चला जाता है, सबसे
बड़े फैमिली मेम्बर के पास, राइट, कि अब वही बताएंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो इन द सेम वे ये एक पर्सन हो सकता है या इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी होती है टू जज या डिटरमाइन क्लेम्स और डिस्प्यूट्स। असल में ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रिब्यूनल्स कह सकते हो छोटा कोर्ट। असल में इसका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को ये देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पोस्ट से रिलेटेड या फिर टैक्स से रिलेटेड जो क्या कहते हो झगड़ा लड़ाई होती हैं उनको देखता है। अब इसमें जो बचा, देखो असल में क्या था कि ये जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप ट्रिब्यूनल को समझो तो कोर्ट का छोटा फॉर्म, ठीक है, कोर्ट का बच्चा, ओके। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस हैं एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, मतलब लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनमें मतलब न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। डिटरमाइन राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में उनको उनका एक तरीके से कह सकते हो उनको राइट्स देने कि तुम्हारे राइट्स ही हैं, तुम इतना ही कर सकते हो, एक हिसाब से कि तुम्हारे पास भी अधिकार हैं, उनके पास भी अधिकार हैं, मगर उनके पास ज़्यादा हैं या आपके पास कम है, ऐसे कह सकते हो। फिर मेकिंग एंड रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, अगर किसी ने जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ले लिया डिसीजन तो उसको रिव्यू भी कर सकता है और नए नए डिसीजन भी बना सकता है। आप 2 पॉइंट बना सकते हो उसके, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ओके। अब बात करते हैं नीड की। तो नीड क्या है? टू ओवरकम द सिचुएशन दैट एरोज ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कोर्ट्स में न जाने कितने केसेस पेंडिंग हैं। रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज केसेस लड़े जाते हैं और आधी फाइलें तो ऐसे ही क्लोज रखी हुई हैं, आज तो मुझे छुआ नहीं गया, क्योंकि इतने केसेस बढ़ गए हैं, वकीलों की कमी है, जजेस की कमी है। तो आप लोग पता नहीं कहाँ ये कर रहे हैं, जाइए जज वज बनिए, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो टू ओवरकम द सिचुएशन दैट एरोज ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट्स, कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग हैं उसकी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल्स आए। मतलब कि अब आप सोचो कि छोटा मोटा केस है, जैसे आपका सामान चोरी हो गया, अब आप अगर कोर्ट में पहुंच जाओगे तो क्या और बड़े बड़े मुद्दे सुलझ पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने केसेस हैं, है ना, बड़े बड़े केसेस हैं, सब कुछ हैं। तो एक हिसाब से इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को लाया गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट क्या है? टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल रोल इन जस्टिस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि छोटे लेवल पे ही सही मगर काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो टेक अ लोड ऑफ ऑलरेडी ओवरबर्डन कोर्ट्स, तो ऑलरेडी ओवरबर्डन कोर्ट का मतलब कि कोर्ट में ऐसे इतनी सारी फाइलें हैं तो उनको थोड़ा कम करने के लिए हमारे ट्रिब्यूनल्स महोदय आते हैं। हियर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, आर्म फोर्सेस, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज। अच्छा, आपने जैसे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कहूँ मैं, तो आपने नोटिस किया होगा आर्मी ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, राइट, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी ये काम करते हैं, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज। तो याद रखना ज़्यादातर टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज पे फोकस रहता है। जैसे एक कंपनी है, आपने देखा होगा ना आजकल किराना के सामने एक सर्टिफिकेट लगा रहता है, तो वो सारा काम यही करते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है प्रोसीजर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट्स, मतलब कहते हैं ना लोग कोर्ट के बाहर मिलो। जैसे अगर आपकी क्लास में लड़ाई हो जाती है, हाँ अभी इस क्लास के बाद मिलो फिर बताते हैं तुम्हें, तो वही चीज़ कि प्रोसीजर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट्स की इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरत ही ना पड़े कोर्ट की, ठीक है। सोसाइटी मनी ट्रांजेक्शन, देखो हम लोग क्या है, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट, हम लोग डेली बहुत लोगों से मिलते हैं, है ना। इकोनॉमिकली देखा जाए तो खरीदने जाते हैं दुकान पे, ट्रेडिंग हो गई, लोन हो गया। सोशल बात करें तो मैरिज, शादियां भी होती हैं, फ्रेंडशिप है, कल्चरल है, इनमें पॉलिटिकल देखा जाए तो इलेक्शन, वोटिंग, एनजीओस। अब सब में कहीं ना कहीं झगड़ा होता है। कई बार हम लोग सामान लाने जाते हैं, ठीक है, वो कहता है कि ये 20 रुपए की बोतल है और उस पर एमआरपी रहता है 15, आप झगड़ जाते हो। फिर ट्रेडिंग हो गया, ये बड़े बड़े मुद्दे हो गए। लोन हो गया, आपने लोन लिया, ठीक है, वो बार बार आके आपको कह रहा भैया लोन हमारा वापस करो। फिर सोशल में देखें मैरिज हो गई, शादी विवाह में देखो बड़ी ही लड़ाइयाँ होती हैं। असल में तो शादी के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, मगर आजकल पहले भी हो रही हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप में आप देखते ही हो, कहती है मेरी बंदी मेरा बंदा, है ना, वो मेरा दोस्त है, तुम मेरा दोस्त है। तो फ्रेंडशिप में भी झगड़ा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कल्चरल, ठीक है, कल्चर को लेके भी लोग
जो ज़्यादा झगड़ते हैं। फिर पॉलिटिकल, इलेक्शन में तो झगड़ा होता ही है भैया। इलेक्शन में तुम देखते हो दिन भर टीवी पे झगड़ा किए रहते हैं। वोटिंग को लेके हो गया कि वोटिंग में देख रहे हैं कि एक आध लोग ले जाके 4-4 अंगूठा लगवा दे रहे हैं पकड़ के हैं। एनजीओज हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो झगड़े होते हैं। ओके, चलिए अब आर्बिट्रेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ए और बी दो लोग होते हैं, ठीक है। इन दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। ए बी आपस में लड़ने लगते हैं एक चीज़ को लेके। तो अब क्या होता है कि ये जाते हैं कोर्ट। कहाँ जाते हैं? ये चल के जाते हैं आपके सबसे पहले कोर्ट। तो कोर्ट कहता है यार ये मामला आप सुलझा लेते तो अच्छा रहता है, ये मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप जाओ यहाँ से। कोर्ट ने आपको कहा जाइए आप, तो आप गए आर्बिट्रेशन के पास। आर्बिट्रेशन के पास गए। आर्बिट्रेशन एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक जैसे ट्रिब्यूनल्स है उसी तरीके से। आर्बिट्रेशन को अगर एक हिसाब से देखो तो इसका हिंदी वर्जन जो होता है वो होता है पंच। क्या होता है? पंच। अगर हिंदी में लिखें ये पंच, ठीक है। तो पंच आर्बिट्रेशन नहीं, सॉरी, आर्बिट्रेटर होता है ये, ठीक है। ये पंचायत कह सकते हो एक हिसाब से। अब तो आर्बिट्रेशन क्या करेगा, एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट, मतलब जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको नॉलेज होगी बहुत ज़्यादा, वो उसको सेलेक्ट करेगा और उसको बनाएगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर आपका पंच होता है और ये अब करेगा आपकी लड़ाई का, एक तरीके से न्याय करेगा लड़ाई के। अब क्या होगा, आर्बिट्रेटर ने डिसीजन कैसे बनाएगा? डिसीजन जो उसकी टेकिंग होगी कॉन्फिडेंशियल होगी। ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा कि हमने ये पक्ष लिया है। डिसीजन बनाया कॉन्फिडेंशियल। अब जो है जब डिसीजन बन गया तो वो मान लो डिसीजन ए के पक्ष में गया, ठीक है। डिसीजन आपका ए के पक्ष में गया, रिजल्ट आपका जो, हाँ, जैसे जो डिसीजन बाहर आया तो वो रिजल्ट बन जाएगा, है ना, कि ए जो है सही है, आप गलत हो, ठीक है। तो ए जो डिसीजन गया ये आपका आर्बिट्रल अवार्ड, यही रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। याद रखना ये टर्म, जो रिजल्ट निकल के आया वो आर्बिट्रल अवार्ड है। अब इस आर्बिट्रल अवार्ड को ए को तो मानना है ही, क्योंकि ए के पक्ष में तो ये तो मगन रहेगा, मगर बी को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले ही साइन करवा लेंगे। जैसे रहता नहीं है कि आप कुछ करने जाओ तो मरने वरने का डर जिसमें रहता है, पहले लिखवा लेते हैं कि अगर मैं मरा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। उसी तरीके से ये लोग पहले ही लिखवा लेते हैं कि जो डिसीजन आर्बिट्रेशन लेगा उसे हम मानेंगे, और वो मानना पड़ता है, आर्बिट्रल अवार्ड को मानेंगे, ठीक है। यही होता है आपका आर्बिट्रेशन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जान लें। तो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन: डोमेस्टिक, फॉरेन, एड होक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इसको 3.15 थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। तो आर्बिट्रेशन देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, एन आर्बिट्रेशन विद इंडियन पार्टीज वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया एंड रूल्स एप्लीकेबल आर इंडियन। देखो असल में जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो घरेलू हम कौन है? हम लोग इंडियन हैं। तो इंडियन के जो मुद्दे होंगे वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के अंदर आएंगे और वो वहीं सॉल्व होंगे, वो इंडियंस पर ही एप्लीकेबल हैं, उनके रूल्स इंडियंस पर ही लागू हैं। फिर फॉरेन आर्बिट्रेशन, एन आर्बिट्रेशन वेयर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया एंड द अवार्ड नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। मतलब ये जो है आपके इंडिया से बाहर सुनवाई होगी मगर इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब एड होक आर्बिट्रेशन, एन आर्बिट्रेशन विच इज गवर्न बाई पार्टीज देमसेल्व्स, तो ये पार्टीज के आर्बिट्रेशन हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एन आर्बिट्रेशन वेयर पार्टीज सेलेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इन टर्न सिलेक्ट्स एन आर्बिट्रेटर एंड ले आउट द रूल्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन। तो ये इंस्टीट्यूट में मान लो कि एक आपका आर्बिट्रेटर बनेगा तो वही जो है उसको शक्तियाँ दी जाती हैं, पावर्स दी जाती है कि वो आर्बिट्रेशन को आगे बढ़ाए। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन क्या है? एन आर्बिट्रेशन विच इज मैंडेटरली इम्पोज ऑन द पार्टीज बाई ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ और स्टैट्यूट एप्लीकेबल टू देम, ठीक है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन क्लियर हो गया। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या है? एन आर्बिट्रेशन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इज अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया। तो इंटरनेशनल में यही है कि एक पार्टी आपकी इंडिया में रहनी चाहिए तो अगर दूसरी पार्टी फॉरेन में है तो, ठीक है। तो कुछ यही था आपका आर्बिट्रेशन के बारे में। टाइप्स भी हमने देख लिया है, आएगा तो लिख ले जाओगे ना एग्जाम में भाई, जितना बताया है। अगर देखो असल में क्या है, देखो
अभी मैंने आपको समझाया है, आप चाहो तो इससे 2 पन्ने भर सकते हो, क्योंकि ए बी में लड़ाई हुई, किस बात के लिए लड़ाई हुई आप लिख सकते हो। पहले कहाँ गए, कोर्ट में गए, किस कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी डाल दो, ठीक है। सेकंड देखा जाए तो आर्बिट्रेशन के बारे में बात हुई है, फिर आर्बिट्रेटर की बात हुई है, क्वालिफाइड एक्सपर्ट होते हैं, पंच भी लिख सकते हो, आर्बिट्रेटर क्या होते हैं, और आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन लिख सकते हो कि उसने 7 साल 10 साल ये एक्सपीरियंस है। डिसीजन टेकिंग में देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हो कि प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी को बताया नहीं जाता है। और जब ये ए आ गया रिजल्ट, तो रिजल्ट आया तो उसे आर्बिट्रल अवार्ड भी कहते हैं। ए के पक्ष में गया और बी के पक्ष में नहीं गया तो क्या होगा कि दोनों को मानना पड़ेगा। ये पहले ही लिखवा के रख लेते हो, एक हिसाब से बन जाएगा 2-3 पन्ने, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं और इसी के साथ आपका खत्म हो जाएगा। कंसिलेशन एक्ट ऑफ 1996, तो ये एक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्यों पास हुआ था। ये इसलिए पास हुआ था ताकि आर्बिट्रेशन रिकॉग्निशन में आए, ठीक है, आपका आर्बिट्रेशन सामने आए। अब दिस एक्ट प्रोवाइडेड इलेबोरेट कोडिफाइड रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूएन सिट्रल। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें ना यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं, इसलिए ये भी आपका किस बेसिस पे बना है, यूएन सिट्रल पे, यूनाइटेड नेशंस वाले पे। और उसर्ड अ न्यू एरा ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो एक नया तरीका उभर के आया जो कि अच्छा था, कोर्ट्स का बर्डन कम किया, है ना, फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल इशूज, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए भी कॉमर्शियल इशूज के लिए। फिर दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल मर्सेंटाइल कम्युनिटी, तो बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करने के लिए ये लॉ पास हुआ था, कंसिलेशन एक्ट। अब टॉर्ट क्या होता है, तो टॉर्ट आपका लिया गया है टॉर्टम से, जो कि एक लेटिन शब्द है, और टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड, मतलब किसी चीज को मोड़ देना, ठीक है, तोड़ मरोड़ देना। तो टॉर्ट का मतलब हुआ रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब गलत। इन लॉ टॉर्ट इज इक्वल टू सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट, इंटेंशनल और एक्सीडेंटल सिविल रेमेडीज और कोर्ट ऑर्डर, मतलब ये एक तरीके से आपके साथ गलत हो रहा है ना। जैसे देखा जाए कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से एक बंदा आता है आपको खींच के थप्पड़ मार देता है, तो क्या हुआ, अब वो पागल है तो भी सही नहीं है, आप उसे मारोगे जरूर, ठीक है। तो इन लॉ टॉर्ट का मतलब है सिविल रॉन्ग, कि वो आया और उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था, उसे पता था कि आप ही हो, या वो अपने दोस्त को समझ रहा था इसलिए आके जड़ दिया, एक्सीडेंटल। अब अगर मार के वो भाग गया, ठीक है, तो आप उसे दौड़ाओगे थोड़ी देर, अगर नहीं पकड़ पाए, आप मोटे हो थोड़ा, तो आप क्या करोगे, सिविल रेमेडीज और कोर्ट ऑर्डर, मतलब आप कोर्ट जाओगे, कहोगे कि भैया उसने हमको मारा, असल में था कौन आपने नहीं देखा, ठीक है। तो ये होता है आपका टॉर्ट। टॉर्ट मतलब गलत, सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट। अब देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट, इंटेंशनल टॉर्ट मतलब कि आप जानबूझ के या कोई बंदा जानबूझ के आपका नुकसान करे, दैट इज इंटेंशनल टॉर्ट, ओके। अब अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, और ये मतलब बचपन में देखा होगा आपने कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं, और अगर हमारा भाई या हमारे बगल वाला अच्छा बना लेता तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, गूंज देता है पूरा, मतलब कि हमारा नहीं हो रहा है तो तुम्हारा भी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेंशनल टॉर्ट। नेग्लिजेंस को बात करें तो जैसे कि अब आप रेड लाइट तोड़ दो, ठीक है, ब्रेकिंग रेड लाइट सिग्नल अगर आप जब तोड़ दोगे, वो आपका नेग्लिजेंस में आ जाएगा, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एग्जांपल देखें तो जैसे आप मान लो कोई सामान लेने गए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक दुकान पे जाते हो और कहते हो भैया हमको मॉर्टेन दे दो, अब वो निकालता है मॉर्टेन, आपको दे देता है, आप लेके चले आते हो, आप वहाँ नहीं ध्यान देते हो, घर आके देखते हो तो मॉर्टेन एक्सपायर रहती है। असल में अब क्या होगा कि वो मच्छरों को नुकसान नहीं कर रही और आपको नुकसान कर रही है, मतलब कि आप डिफेक्टिव हो रहे हो, आपको इंजरी हो रही है, और जिस चीज़ के लिए लाए थे वो नहीं हो रहा है। तो इस केस में जब आप मैन्युफैक्चरर पर देखा जाए तो जो टॉर्ट रहेगा वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर जो स्टोर में जिसने आपको बेचा था, और उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, शुड बी हेल्ड लायबल, वो जिम्मेदार रहेगा उस चीज़ का। तो आई थिंक एग्जाम्पल फनी रहा होगा। चलिए बस इतना ही था इस यूनिट में, और इसी के साथ आपकी यूनिट 3 भी ख़त्म हो जाती है। इतना कवर करके जाइए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जैसे भाई यूनिट 2 पे प्यार था, यूनिट 3 पे भी प्यार दीजिएगा, ठीक है।
चलिए हम इंतज़ार करते हैं आपके प्यार का, और यूनिट 3 जल्द आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करिए @smart engineer बाबू, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 की नोट्स दे दी हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से भी देख लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।